अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। नंदीग्राम में वोट डाले जा चुके हैं। ये तो बंगाल में जिस तरह 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो एक एक करके चरण पूरे होते जा रहे हैं और ये समझ पाना अभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि दावे छोड़ दीजिए, दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन दावों के अलावा कोई दिल पर हाथ रख के कह दे कि उसको ठीक ठीक मालूम है कि बंगाल में हो क्या रहा है, तो वो यकीनन झूठ बोल रहा होगा। ये स्थिति इतनी सामान्य नहीं है, ये उस तरह का चुनाव नहीं है जो हम अन्य राज्यों में अक्सर देखते रहे हैं। ये बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव है और इसको समझ पाना, इसको डिकोड करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वो एक गुत्थी है, उस गुत्थी का दूसरा सिरा कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है, उलझ गई है। तो वो जब सुलझेगी तब सुलझेगी, लेकिन एक चीज़ बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है, वो ये कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की दावेदार हैं, उनसे एक बहुत बड़ी चूक हुई है। वो चूक क्या है, आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। और ये जब मैं बात कह रहा हूं तो मुझे पंचतंत्र की एक कहानी याद आ रही। जो पंचतंत्र के 5 अध्याय हैं, उसमें से पहला अध्याय है मित्र भेद। उसमें एक कहानी आती है एक शेर की जो बहुत ताकतवर है, बहुत हिम्मत है, उसके आगे किसी के खड़े होने का हौसला नहीं होता, कोई बोल नहीं सकता। और एक खरगोश है, निहायत दब्बू किस्म का, बिल्कुल अहिंसक जंतु। वो कैसे चुनौती देता है उस शेर को और कैसे एक एक करके वो सारे लोगों को शेर के खिलाफ एकजुट कर देता है कि अंततः शेर की हार होती है। अब ये कहानी कहने का ये मतलब नहीं है, या उसको याद करने का ये मतलब नहीं है कि ये कोई संकेत है कि क्या होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में, लेकिन जो चूक है वो वाकई समझ में आती है और उसके लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो समझ में आता है, दिखता है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर हुआ क्या है। एक शेरनी की तरह की ममता बनर्जी, कैसे लोग एक एक करके तृणमूल कांग्रेस छोड़ने लगे, उससे दूर जाने लगे। जो उनके सबसे बड़े समर्थक थे, जो उनके पक्ष में सब कुछ करने को तैयार थे, वो कैसे उनके खिलाफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनका लाभ उठाया, उन्हें अपनी पार्टी में जगह दी, उन्हें टिकट दिया, उन्हें महत्व दिया और एक तरह से एक मौका उपलब्ध था, उसका लाभ उठा लिया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष कहाँ है? अगर वो कहानी पंचतंत्र की याद करिए तो दोष उस शेर का है जिसे यह समझ में नहीं आया कि वो अपने लोगों पर, जिन पर उसे अटूट विश्वास था, कितनी दूर तक विश्वास करे और कब ये देखे कि वो पलट कर हमला कर सकते हैं। जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो उसके लिए पंचतंत्र में बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है। अब आप शुवेंदु अधिकारी को देख लीजिए, मुकुल रॉय को देख लीजिए, दिनेश त्रिवेदी को देख लीजिए, सैकड़ों दूसरे लोगों को देख लीजिए जो तृणमूल की रीढ़ की हड्डी की तरह उसके साथ खड़े थे। ये सब अब भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा कैसे हुआ? ममता बनर्जी कहाँ चूकी? उनको इन लोगों को समझने में क्या दिक्कत आई? बल्कि नंदीग्राम में अभी जब ममता बनर्जी ने मतदान से पहले रैली की थी तो कहा था कि शुवेंदु अधिकारी और उनके पिता तृणमूल कांग्रेस में आने से पहले कहाँ थे, याद कर लें। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है
कि तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद ममता बनर्जी को ये समझ में क्यों नहीं आया और समझ में आने में देर क्यों हुई कि लोग उनके खिलाफ पार्टी में ही उनके विरुद्ध होते जा रहे हैं और ताकतवर होते जा रहे हैं। तो जब भी आप शक्तिशाली होंगे तो आपका विरोध भी उतनी ही ताकत से होगा, अंदर से हो कि बाहर से हो। और यही बात वो कहें भले कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग शुभेंदु अधिकारी और दूसरे लोग मेरी पीठ में छुरा घोंप देंगे, लेकिन आपने सोचा नहीं था तो यह गलती किसकी है? यकीनन आपकी है। आपको सोचना चाहिए था। किसी राजा के लिए, किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये सोचना और हर दिशा में देखना आवश्यक है कि उसके खिलाफ कौन जा सकता है, उसके विरोधी कहां कहां हो सकते हैं। और अगर आप नहीं सोच रहे तो दूसरे पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? दोष आपका है। और यही बात पंचतंत्र की उस कहानी में है। उस कहानी में वो बहुत साफ साफ कहते हैं कि जो द्रोही है वो सत्ता से द्रोह कर रहा हो तो भी उसको क्षमा करना, द्रोही को माफ कर देना राजधर्म नहीं है। द्रोही को द्रोह करने से पहले उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो राजा का पतन निश्चित है। ये पंचतंत्र के उदाहरण से मैं कह रहा हूं, इसलिए बार बार राजा शब्द का उल्लेख कर रहा हूं। राजा को आज के अर्थ में उस तरह न लिया जाए जैसे पुराने ज़माने के राजा होते थे। उसमें एक श्लोक आता है पंचतंत्र में, और वो बहुत मित्रभेद में ही, उसमें विष्णु शर्मा जी जो पंचतंत्र के लेखक हैं वो कहते हैं कि जात मात्रम नयम शत्रु रोमम च प्रश्मयम नयेत महाबलो अपि तैनेव वृद्धिम प्राप्य न हन्यते। वो बहुत स्पष्ट हैं। वो कहते हैं कि जो रोग को और शत्रु को शुरुआती दौर में ही नहीं पहचान पाता और पहचान कर खत्म नहीं कर पाता, वो चाहे रोग हो या शत्रु, वो अपना अहित कर रहा है, और यही रोग, यही शत्रु उसके विनाश का कारण बनते हैं। इतने स्पष्ट शब्दों में यह बात कही है। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि अनदेखी नहीं करनी चाहिए इन विरोधियों की जो आपके आसपास हैं, जो जिनको आप अपना समझते हैं वो हैं। तो वो कहते हैं कि उपेक्षितः क्षीण बलो अपि शत्रु प्रमाद दोषतत् पुरुषैः मदान्धे साध्यो अपि भूत्वा प्रथमं ततो असो असाध्यताम व्याधिरित प्रवृत्ति। कि जो ये जितना भी कमजोर शत्रु आपको दिखाई दे, और जब भी दिखाई दे, वो हो सकता है वो इतना ताकतवर ना हो कि आपका कुछ बिगाड़ सके, लेकिन अगर वो शत्रु है, उसमें शत्रु भाव है, तो उसकी पहचान करना राजा का धर्म है, कर्म है उसका, और उसके अपने हित में है। अगर उसको अनदेखा किया तो आगे चलकर वो असाध्य हो जाता है, उसका इलाज नहीं हो सकता फिर, और तब उस पर आपका क्या, किसी का भी, आप कितने भी बड़ी तोप हों, आपका कोई जोर नहीं चलता। क्योंकि जो विरोध में है, वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संगठित होता है और होता चला जाता है, लोगों को जोड़ता जाता है। किसी राजा से, किसी शासक से सारे लोग प्रसन्न हो या नहीं होता, तो अप्रसन्न लोगों को विभाजित करके रखना ये भी सत्ता का एक गुण गिना जाता है। बल्कि विष्णु शर्मा जी उसी पंचतंत्र की इसी मित्रभेद वाली कहानी में, शेर और खरहे वाली कहानी में कहते हैं कि तुल्यार्थम
तुल्य सामर्थ्यम मर्मज्ञम व्यवसायिनम अर्धराज्य हरम भृत्यम यो न हन्यात् सहन्यते। जो राजा, जो शासक अपने समान धन वाले, अपने समान शक्ति वाले और अपने करीब रहकर आपका भेद जानने वाले और इन तीन गुणों के साथ, मतलब धन और शक्ति और भेद, इनको मिलाकर वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। और अगर शासक ने ऐसे व्यक्ति की पहचान करके उसे नष्ट नहीं किया तो बाद में उसे तैयार रहना चाहिए मानसिक रूप से कि यही शक्तियां उसको जड़ मूल समेत उखाड़ कर फेंक देंगी। अब ये इससे स्पष्ट ढंग से क्या कहा जा सकता है? पंचतंत्र की कहानियों में, इसीलिए कई बार मुझे लगता है, जब भी मैं पंचतंत्र पलटता हूं तो मुझे लगता है कि कौन सा हिस्सा ऐसा होगा जीवन का जिसके बारे में पंचतंत्र की कोई कथा या उसका कोई श्लोक आके बिल्कुल सटीक चिपक न जाता हो, एकदम बैठता है आकर। अगर ममता बनर्जी ने पंचतंत्र पढ़ा होता और उनकी स्मृति में कुछ चीज़ें रह गई होती, जैसा बंगाल की प्रथा है, वो कहते हैं कि श्रुति, मतलब आप सुनते हैं, आवृत्ति बंगाल की एक बड़ी परंपरा है कि आप चीज़ें दोहराते हैं और तब आपकी स्मृति का हिस्सा बनता है। तो या तो ममता बनर्जी की श्रुति में चूक हुई या आवृत्ति गंभीरता से नहीं की उन्होंने, और नहीं की इसीलिए ये स्मृति में आई नहीं। काश, सिर्फ काश एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे मौके पर। ममता बनर्जी ने पंचतंत्र की आवृत्ति ठीक से की होती। जो परिणाम आएंगे बंगाल के, वो अपनी जगह हैं, वो जैसे होंगे जनता का निर्णय होगा, लोगों को मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक शासक की तरह चूक आपकी नैतिक हार है, नैतिक पराजय है, और उसके लिए आपको किसी दूसरे को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं कह जरूर रहा हूं, लेकिन मैं दोहराता हूं कि अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि स्थितियां उतनी सरल नहीं है, बल्कि कहा जाए जटिल हैं कि उन्हें कोई बिल्कुल अलग अलग रेशा अलग करके देख के बता दे कि ये नहीं, ये हो रहा है। तो भैया, अवध पंच में इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक अवध पंच देखते रहिए, लिखते रहिए। हमारा उत्साह बढ़ता है इससे। हमको लगता है कि हम वाकई कुछ काम की बात कर पा रहे हैं और वो बात लोगों तक पहुंच रही है। तो आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो अवध पंच देखिए, लिखिए और अगले अंक तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। मधुकर उपाध्याय को यहीं अनुमति दें। राम राम भैया।